जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था उस टॉपिक का नाम था सॉफ्ट। उसके बारे में हम लोगों ने देखा, परिचित कराया, उसके उद्देश्य बताया, प्रशिक्षण सामग्री से अवगत कराया आप लोगों को। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है बेसिक शिक्षा परियोजना। अंग्रेजी में इसको बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट कहते हैं और शॉर्टकट में हम लोग BEP के नाम से इसको पुकारते हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप लोग समझ लीजिए, तब आप जान पाएंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना है क्या। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का जो संचालन है वो राज्यवार किया गया और राज्यवार किया जाता है, तो ये सभी के लिए कहीं ना कहीं ये परियोजनाएँ अपनाई जाती है। सबको एक समान रूप से ये अवसर देने की बात करता है ये परियोजना। इसीलिए प्रत्येक राज्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन करता है ना। यह परियोजना 14 वर्ष के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं ये आयोजित की गई थी। और इसमें आप देखेंगे तो निम्नलिखित 10 राज्य सम्मिलित किए गए थे सर्वप्रथम, और इन्हीं 10 राज्यों में कहीं ना कहीं ये योजनाएं अपनाई गई थी। और इसमें कहा गया था कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। और ये योजना के तहत आप देखेंगे तो पिछड़े बालक तथा महिलाओं को विशेष रूप से केंद्रित किया गया था, क्योंकि इसमें जो पिछड़े बालक थे जिनको शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से मुहैया नहीं हो पा रही थी, खास करके अगर देखेंगे जो एक ऐसा तबका जो कि शिक्षा से वंचित रह जा रहा था, उनके लिए योजनाएं ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। और जो कि आप देखेंगे महिलाओं के लिए पहले से शिक्षा की उतनी बात नहीं की गई थी, उतना बढ़ावा देने की बात नहीं की गई थी। इसलिए बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बालिकाओं के शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र माना गया। शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग हेतु विश्व बैंक से संपर्क किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 10 जिले थी, पहले उन्हीं 10 जिलों में क्या किया गया, बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए पहल की गई। और ये पहल करने के लिए विश्व बैंक से कुछ धनराशि भी लेने की बात की गई है। परियोजना का मुख्य जो लक्ष्य था वो जिले में बुनियादी शिक्षा का पुनर्निर्माण करना था। ठीक है, क्योंकि बुनियादी का मतलब होता है कि बेसिक, जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, उसी तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षा भी हमारा क्या है, बुनियादी कहीं ना कहीं बेस है हमारा। अगर ये शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उसके अभाव में हम अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं उनसे परिचित नहीं हो पाते हैं, और हम अपने आप को समाज के हिस्सेदारी में या राष्ट्र के निर्माण में योगदान नहीं दे पाते हैं। इसलिए इनके लिए बुनियादी शिक्षा की बात की जा रही है, बेसिक शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, यह परियोजना बालिकाओं तथा कमजोर वर्गों के आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, क्योंकि ये विशेषता क्या है, ऐसे लोग जो शिक्षा से पीछे हैं, वंचित हैं, तो जिसमें बालिकाएं भी आती हैं और जो कमजोर वर्ग भी है, जो तबका आप देखे होंगे कि उनका जो काम है वो सिर्फ जीविकोपार्जन करना ना, अपने ही मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खाना कमाना यहीं तक सीमित रह जाते हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना विशेष नहीं रहता है। तो इसलिए वो उतने जागरूक और शिक्षित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए उन्हीं वर्गों के लिए ये कहीं ना कहीं बात बेसिक शिक्षा करता है। ठीक है, इस परियोजना में राष्ट्रीय नियंत्रण इकाई की परिकल्पना की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। ठीक है,
क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो एक हाइपोथेटिकल बनाया गया कि अगर राष्ट्रीय नियंत्रण इकाई अगर अच्छे तरीके से कारगर सिद्ध हुई, ठीक है, तब वहाँ से कहीं ना कहीं हम बालिकाओं को और कमज़ोर वर्ग को अच्छी शिक्षा मुहैया करा पाएंगे, जिसमें से 14 वर्ष के बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा में हम प्रवेश करा लेंगे, या फिर कह सकते हैं कि इन बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो परियोजना की कुल जो अनुमानित राशि थी वो 550 करोड़ रुपए तय की गई। इस योजना को जो हमने कहा था 10 जिलों में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, उसमें वाराणसी था, इलाहाबाद था, बांदा था, इटावा था, सीतापुर था, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौंडी तथा नैनीताल जिलों में ये पहले लागू किया गया। ठीक, यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखे हैं होंगे कि ये जो बेसिक शिक्षा परियोजना है वो प्रभावी ढंग से लागू की गई, जिससे ये कह सकते हैं कि पिछड़े बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए या पिछड़े वर्गों के बालक बालिकाओं के लिए सशक्तिकरण अपनाई गई, जिसमें विशेष रूप से ये बल दिया गया कि ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं उनको ये शिक्षा में जोड़ा जाए, ताकि उनको जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो शिक्षा मिल पाए। ठीक है, इसलिए इस परियोजना का 3 जो तत्व है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वो तत्व क्या है पहले उसी को देख लीजिए, समझ लीजिए। तो परियोजना के 3 अंग, ठीक, जिसमें पहला अंग जो हमारा माना जाता है वो माना जाता है संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया कि राज्य स्तर पर, ठीक है, जनपद स्तर पर और स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे तो इन तीनों स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग में लाई गई, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि संस्थागत जो राज्य का उत्तरदायित्व होता है, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को 100% शिक्षा मुहैया कराना, या कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये संस्थागत क्षमता में वृद्धि। क्योंकि हम जब बच्चों को क्या करेंगे, संस्था में ले जा करके उनका पंजीयन कराएंगे और वहाँ पर शिक्षा दीक्षा देंगे, तभी उस संस्था में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये जो है राज्य स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो और स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं ये कदम उठाया जाएगा, तभी ये 100% वृद्धि देखने को मिलेगा। तो पहला जो अंग माना जाता है वो संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नियोजन एवं प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम तीनों स्तर पर इस तरीके से प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के साथ साथ जब उसको हम व्यवस्थाएं लागू भी करेंगे, जा कर के जनसंपर्क करेंगे, अभिभावकों से मिलेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में पंजीकृत कराएं या फिर उनका प्रवेश कराएं, तभी हम उन संस्थागत क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। जब ये नामांकन सुनिश्चित होगा
तभी ये वृद्धि देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, ये दूसरा अंग है कि गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता में, तब पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में क्या किया जाए, समय समय पर संशोधन करने की आवश्यकता है। जिस समय जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है उसको पढ़ाया जाए। नहीं तो अगर वर्तमान में पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है तो उसको में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, संशोधन किया जाए। शिक्षकों का जो सुविचारित तथ्य है वो भी सम्मिलित किया जाए और शिक्षकों को भी क्या किया जाए, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जो बच्चों में विविधताएं हैं उसके अनुसार उनको शिक्षण कार्य किया जाए। और उसके साथ साथ जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो यहाँ पर जो अविकसित छात्र हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट बालक हैं उन बालकों को सही शिक्षा मिल पाएगी। और यही उद्देश्य होता है कि जो सामान्य बालक हैं और जो विशिष्ट बालक हैं उन बालकों को कहीं ना कहीं सही रूप से शिक्षा देना। और ये जब उनको शिक्षा मिल पाएगी तभी हम मानेंगे कि गुणवत्ता में सुधार पूर्ण रूपेण दिखाई दे रहा है। ये तब हो सकता है जब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो, बालक को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए और जो शिक्षण भी दिया जा रहा है वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाए। ठीक है, तभी ये हो पाएगा। और इसके लिए आप बीच बीच में क्या करते हैं, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य कराते हैं, शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री मुहैया कराते हैं। समय समय पर तमाम आप देखेंगे कि वाद विवाद चलता है, तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसमें कि टीचर से भी अंतःक्रिया किया जाता है, तकनीकी के साथ पढ़ाने के पर जोर दिया जाता है, उपकरण के साथ पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में की जाती है जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आए। ठीक है, तीसरी बात जो इसका अंग है परियोजना का वो ये है कि बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर जितने भी विद्यालय खुले हुए हैं उन प्राथमिक विद्यालयों में या प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाए, शिक्षण केंद्रों को संचालित किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो स्थापना हो गया है विद्यालयों का उन विद्यालयों में शिक्षण कार्य चल ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ संस्थान खुला हुआ है और वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होगी तो शायद हम जो शिक्षा में सुधार या गुणवत्ता चाहते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या किया जाए, जो शिक्षा के केंद्र हैं वो संचालित किए जाएं और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पिछड़े वर्गों का बालिकाओं के लिए क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ विशिष्ट बालकों का भी एक उद्देश्य होता है कि विशिष्ट बालकों को भी उचित शिक्षा मुहैया कराया जाए। ये तभी हो सकता है जब बेसिक शिक्षा तक पहुंच होगा लोगों को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये 3 महत्वपूर्ण अंग देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों कि पहले तो प्राथमिक, इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाए और अगर स्थापना हो गया है तो वहाँ पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन या
पंजीयन कराया जाए, पंजीयन कराने के पश्चात उनको विद्यालय भेजा जाए, तभी कहीं ना कहीं वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, जितने भी पॉइंट्स लिखवाए गए हैं इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक, अब इस उद्देश्य के अंतर्गत पहला जो उद्देश्य है विद्यालय सुलभ कराना। ठीक है, तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इस बेसिक शिक्षा परियोजना का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग जो है 300 की आबादी वाली जो जनसंख्या है, वहाँ पर 1.5 किलोमीटर के अंदर ही क्या करना, विद्यालय की स्थापना करना, जिससे कि विद्यालय सुलभ हो सके उन बच्चों के लिए जो पिछड़े वर्ग के हैं या फिर बालिकाएं हैं या फिर सामान्य लोग हैं, जिनको कि ये विद्यालय उपलब्ध हो जाए और वहाँ पर जाकर के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। तो विद्यालय जब सुलभ होगा तभी ना बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पर 300 की आबादी है वहाँ पर 1.5 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसका उद्देश्य है नामांकन। देखिए 6 से लेकर के 11 वर्ष के जो बालक हैं उन बालकों को विद्यालय में नामांकन करना भी बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत उद्देश्य माना गया है, क्योंकि ऐसे बच्चों को क्या कराना, विद्यालय में नामांकन कराना, उपलब्धि प्राप्त करना। तो ये 2006 तक ये माना गया था कि सभी बालकों के लिए न्यूनतम जो कह सकते हैं कि अधिगम स्तर है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूनतम या अधिकतम स्तर की जो दक्षताएं क्षमताएं हैं वो प्राप्त करना। इसका लक्ष्य पहले 2002 था। ठीक है, कि 2002 तक उपलब्धि प्राप्त कर लें, जो न्यूनतम अधिगम क्षमता होती है उसको प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, 2002 था, उसके पश्चात 2006 कर दिया गया। ठीक, सतत शिक्षा, सतत शिक्षा का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो है सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि 5000 ग्रामीण जो आबादी है उस आबादी के अंतर्गत क्षेत्र वाले में सभी को शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, और ये सुविधा कंटिन्यू मिलनी चाहिए। इसीलिए आज आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर आप देखे होंगे कि 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत किमी के अंतर्गत आपको एक प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, और 3 किलोमीटर के अंदर ही एक उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि उनका सतत मूल्यांकन या सतत शिक्षा भी मिलती रहे। मतलब कंटिन्यूअस, अगर आप देखेंगे जैसे प्राथमिक शिक्षा वो ग्रहण कर लिया बच्चा, तो अब उसके पश्चात जो बगल में उसके उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर ग्रहण करे। ऐसा नहीं है कि एक बार शिक्षा ग्रहण कर ले प्राथमिक वाला, उसके बाद उसको बहुत दूर जाना पड़े 10 किलोमीटर, तो वहीं पे शिक्षा उसकी टूट जाएगी या रुक जाएगी। इसलिए सतत शिक्षा मिलने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से पढ़ करके वो यहाँ पर, आजकल आप देखे होंगे कि कंपोजिट विद्यालय भी एक ही स्थान पे मिल जाते हैं, जिसमें 1 to 5 के भी क्लास रहते हैं और 6 लेकर के 8 तक ये एक ही विद्यालय, मतलब एक ही विद्यालय में ये कहीं ना कहीं पाया जाता है क्लास। तो इसको कंपोजिट विद्यालय के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
जहाँ पर 5000 की जनसंख्या रहती है वहाँ पर ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जहाँ पर सतत शिक्षा उसको मिल रहा है, कंटिन्यूअस एक लगातार बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर लेगा। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना मतलब शिक्षा ऐसी हो जो एक के लिए नहीं सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का बालक हो, पिछड़े वर्ग का बालक हो या फिर महिला हो या बालिका हो, उनको कहीं ना कहीं सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। ये बेसिक शिक्षा परियोजना का क्या है, उद्देश्य है। उसके पश्चात जो उद्देश्य है 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी भी कारणवश से विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये राज्य सरकार का या फिर जनपद का या स्थानीय जो लोग हैं उन सभी का उत्तरदायित्व है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों का नामांकन करा दें। ये उनका अधिकार है, ये उनको अधिकार संविधान देता है। जो अनुच्छेद 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके अंतर्गत उसको अनुच्छेद या आर्टिकल कह सकते हैं 21 का के अंतर्गत ये बात कही गई कि सबको शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। और कैसा मिलना चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हर सभी बालकों को शिक्षा का ये अवसर मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है, ये संविधान देता है। ठीक, दूसरा जो उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को समाप्त करना। अब प्यारे बच्चों यहीं पे एक चीज़ समझिए कि ये अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक 1 to 5 ना, कोई मान लीजिए राम नाम का लड़का है जो कि पहले विद्यालय में प्रवेश कराता है, प्राथमिक विद्यालय में, यहीं पर 1 से लेकर के 5 तक पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए पूरा का पूरा जो प्रोग्राम बना, पंचवर्षीय योजना बना शिक्षा। अब ये नाम लिखा लिया, अपना नामांकन करा लिया, तो जो भी पाठ्य पुस्तक हो गया, ड्रेस हो गया, अनुदान हो गया, इसका छात्रवृत्ति उत्ती हो गई, सारी चीज़ें अब बच्चे को 5 साल तक मिलेगा। मध्याह्न भोजन हो गया अब इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये बच्चा क्या हुआ कि कक्षा 2 तक पढ़ना चाहिए 5 तक, लेकिन कक्षा 2 तक पढ़ा। अब उसके पश्चात क्या हुआ, वो पढ़ाई छोड़ दिया। बात को ध्यान में रखिएगा कि कक्षा 2 तक पढ़ के वो पढ़ाई छोड़ दिया। अभी उसको 3 क्लास और पढ़ना चाहिए, तब ना 5 साल का वो पूरा का जो पूरा करिकुलम है वो पूरा करता। अब उसके लिए क्या है, सरकार की देखिए, पहले तो एक सीट खराब हुई जो कि एक टीचर पे 40 बच्चे होने चाहिए, वो नहीं मिल पाया क्योंकि 2 ही साल पढ़ के ये छोड़ दिया। अब उतना टीचर को भी तो 3 साल उस बच्चे के लिए जो नियुक्त किया गया है, तो टीचर भी तो उस पेमेंट पूरा ले रहा है, मध्याह्न भोजन भी मतलब वो पूरा जा रहा है, फिर उसके बाद छात्रवृत्ति हो गई या फिर ड्रेस हो गया, ये पूरी सारी चीज़ें सरकार का नुकसान होता है जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बजट उस बच्चे के लिए बना था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सरकार का अपव्यय हो रहा है। वो पढ़ नहीं रहा है लेकिन उसके लिए भी व्यय हो गया सरकार का। तो कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे को पढ़ना कहाँ चाहिए था, 1 से लेकर के 5 तक पढ़ना चाहिए, जो 2 तक पढ़ के ही उसने छोड़ दिया या 3 तक ही पढ़ करके छोड़ दिया, तो 2 क्लास कहीं ना कहीं वो सरकार का अपव्यय करेगा प्राथमिक शिक्षा में, ठीक। अवरोधन क्या होता है, इतनी बात समझ में आया ना। अपव्यय क्या होता है, क्लास पढ़ाई अपनी आधी अधूरी छोड़ देता है तो वो अपव्यय कहलाता है। अब यहाँ पे अवरोधन क्या हुआ, यही लड़का है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना था, लेकिन अब देखिए इसने 5 साल में ही ये प्राथमिक विद्यालय पूरा कंप्लीट कर लेना है। 1 साल मान लीजिए ये पहली कक्षा पास हो गया, दूसरी में गया और दूसरे में ही उसने क्या किया, फेल हो गया। अब इसी में वो क्या कर रहा है, वो 2 साल पढ़ा, 2 को उसने 2 साल में पास किया। फिर ये 3 में गया, 3 में भी उसने 2 साल लगा दिया पास करने में, इसको भी 2 साल लगा दिया पास करने में, ठीक। उसी प्रकार से 4 में गया पास हो गया, 5 में गया पास हो गया।
अब जो कि 5 साल में इसको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन इस कंप्लीट कितने साल में कर रहा है? 4 साल इधर हो गया, 2 6 1 7 साल। जो योजनाएं 5 साल में पूरी होनी चाहिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? 7 साल में पढ़ रहा है। किसी क्लास में अवरोध होने के कारण वो रुक जा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, जिससे कि यहाँ भी कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो सरकार का ये भी क्या कर रहा है? भोजन, ड्रेस, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ले रहा है, जो अवरोधन कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को क्या करना है? बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य था कि दोनों चीज़ों को क्या करना? प्राथमिक विद्यालय से समाप्त करना, जो कि अपव्यय और अवरोधन आ रहा है। वंचित वर्ग तथा बालिकाओं को लाभान्वित करना, इसका उद्देश्य है इस योजना का कि जो वंचित वर्ग हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको क्या करना? शिक्षा का लाभ देना। अब शिक्षा ग्रहण करने से वो अपने अधिकारों को जान सकेंगे। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करके वो व्यवसाय, कोई कुशलता या कौशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुशल श्रमिक बन सकते हैं, अपना सही ढंग से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो यहीं से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए वंचित वर्ग तथा बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जाए। ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में बढ़ोतरी करना, क्योंकि इस योजना का जो उत्तरदायित्व था कि प्राथमिक विद्यालयों में आए दिन आप देख रहे होंगे कि गिरावट देखने को मिल रही है। बच्चे आजकल प्राथमिक विद्यालयों में पंजीयन ही नहीं करा रहे हैं। जैसे कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को कह सकते हैं, उनके लिए अभिभावकों को पढ़ाई एक भार है। वो अपने बच्चों को खेती में लगाए हुए हैं, या फिर जो कुछ रोजगार करते हैं, अपने करते हैं, उसी रोजगार में लगाए हुए हैं, या फिर जीविकोपार्जन के लिए किसी फैक्ट्री या किसी कारखाने में लगा दिए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को भी क्या करना है? प्राथमिक विद्यालयों में उनको लाना है, जिससे कि उनके नामांकन में वृद्धि हो सके। जहाँ पर आज स्कूल तो खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ नामांकन जो है वो बहुत कम मात्रा में है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि 5 टीचरों पर सिर्फ 10 ही छात्र वहाँ पर हैं। तो वहाँ भी अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या देखने को मिल रहा है। कहीं पर आप देखेंगे तो बिल्कुल बच्चे ही नहीं हैं, सिर्फ विद्यालय खुला हुआ है, वहाँ पर बच्चे आते ही नहीं हैं। तो इसलिए नामांकन ठीक है, नामांकन तो होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पर आने चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नामांकन अगर, क्योंकि सरकार ने देखा है नामांकन दे दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नामांकन तो करा लेते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ 1 ही 2 दिन आते हैं, जो कि जिस दिन उनको ड्रेस मिलेगा या जिस दिन उनको छात्रवृत्ति मिलने वाली रहती है या कुछ जो सरकार की तरफ से लाभ मिलने वाला रहता है, उसी दिन सिर्फ आते हैं और लेकर के पूरे महीने वो गायब रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मध्याह्न भोजन करने के लिए आते हैं और करके फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो सिर्फ नामांकन नहीं है, नामांकन के साथ साथ वो बच्चे विद्यालय में उपस्थित होकर के शिक्षा ग्रहण भी करें। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना। देखिए, जब कुशल शिक्षक होगा और शिक्षक के पास वो शिक्षण सहायक सामग्री होगा, तब कहीं ना कहीं हम शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं शिक्षण कार्य करा करके। क्योंकि शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता सुधार टीचर के द्वारा किया जा सकता है, और इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा भी कहीं ना कहीं हम शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं। ठीक, ये पूरा पॉइंट पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट सभी लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य क्या हैं।
तो बेसिक शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसमें कि विभिन्न आप देख रहे होंगे कि शिक्षा से संबंधित समितियों का गठन करना भी उसका कार्य है। इसमें विभिन्न समितियां बनाई गई, गठित की गई, जिसमें पहला है प्रबंधकीय व्यवस्था। तो बेसिक शिक्षा की प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर अगर आप देखते होंगे तो राज्य परियोजना परिषद का गठन किया गया। अगर जनपद स्तर पे आप देखेंगे तो जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया। विकास खंड स्तर पर अगर आप देखते हैं तो ब्लॉक शिक्षा समिति का गठन किया गया। और ग्रामीण अगर या ग्राम स्तर पर आप देखे होंगे तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कहीं न कहीं समितियों का गठन किया गया। ये बेसिक शिक्षा परियोजना का कार्य है। और ये जो समितियां हैं वो अपने अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती आई हैं, जिससे कि आप देखे होंगे कि शिक्षा जगत में एक क्रांति देखने को मिला है या फिर शिक्षा जगत में सुधार देखने को मिला हुआ है। अब एकाडमिक व्यवस्था कौन कौन सी की जाती है, और ये भी बेसिक शिक्षा का ही कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व है। ये भी बहुत सारे समितियां कह सकते हैं या फिर संस्थाएं हैं जो स्थापित किए गए हैं, और वो बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ही किए गए हैं। जिसमें पहला है राज्य स्तर पर अगर आप देखते होंगे तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन का गठन किया गया है। इसको हम लोग प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं, CMAT के नाम से भी जानते हैं। जनपद स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको हम लोग डायट बोलते हैं। डायट पे आप देखे होंगे कि टीचरों की ट्रेनिंग भी चलती है, और प्राथमिक जो स्तर के जो बच्चे होते हैं वो उनकी भी ट्रेनिंग वहीं पे चलती है। जो शिक्षक बनने के लिए होते हैं, जैसे BTC के जो भी बच्चे होते हैं, आप देखे होंगे कि वहीं से पूरा लेटर आना, इनका प्रशिक्षण का केंद्र कहाँ कहाँ पर जाएगा उनका प्रशिक्षण के लिए पूरे डाइट से ही सुनिश्चित की जाती है। विकास खंड स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक स्तर संसाधन केंद्र है, जिसको हम लोग BRC देखते हैं। टीचरों का यहाँ पे भी छोटी मोटी मीटिंग होती है जहाँ पर बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें बताई जाती हैं, और टीचरों की भी यहाँ पे समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है कि किस आधार पे उनका शिक्षण किया जा रहा है या शिक्षण कार्य कर रहा है, ये BRC पे किया जाता है। तो इसकी भी नियुक्ति किया गया है। एवं न्याय पंचायत स्तर पर अगर देखेंगे तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र बना हुआ है, जिसको हम लोग NPRC के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम कहीं ना कहीं चीज़ें स्थापित की गई हैं जो कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ये कार्य करती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी देखेंगे कि तो बेसिक शिक्षा परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो ये होता है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। तो जो भी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन बच्चों को विद्यालयों में क्या करना, पंजीयन कराना, और जो भी बालिकाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग से बालक हैं, या फिर ऐसे वर्ग के लोग जो कि शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग, उन पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या किया गया है, तमाम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है, और वहाँ पर इन बच्चों को पंजीयन की बात करने का मुख्यतः इसका कार्य होता है। उसके साथ साथ विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की भी बात किया जाता है। आप देखे होंगे कि इसके पहले भी हमने बताया कि चाहे आप देखेंगे तो राज्य स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर तमाम शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना किया गया है। जैसे 1 से लेकर के 5 तक के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया गया है, और वहाँ पे बोला जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे आएँ और अपना इसमें अगर जैसे कि अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रशिक्षित युक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अगर यहाँ पर बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका विकास होगा। उसके साथ साथ शैक्षिक गुणवत्ता के उन्नयन की बात की जाती है। तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी राज्य सरकार के देखा जाए या फिर स्थानीय जो भी चीज़ें हैं स्तर पर उसके देखेंगे तो हर सभी का ये उत्तरदायित्व है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए। उसके लिए आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम में समय समय पर सुधार किया जाता है, पाठ्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, प्रशिक्षण युक्त टीचरों की नियुक्ति की जाती है,
और उसके साथ साथ शिक्षण सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक वृद्धि देखने को मिले। और उसके साथ साथ देखेंगे तो सूक्ष्म कार्यों का भी कार्यान्वयन किया जाता है। छोटे छोटे स्तर पर ऐसे सुधार किए जाते हैं जिससे कि विद्यालय का पुनरुत्थान हो, विद्यालय की प्रगति हो। अब इसके लिए आप देखेंगे तो हर एक स्तर पर कहीं ना कहीं सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य के अंतर्गत। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड से इसलिए हट जाते हैं ताकि आप लोग नोट कर ले भाई। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, बेसिक शिक्षा परियोजना का परिणाम क्या निकल के आया। तो परिणाम के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो परियोजना का अगर हम लोग आकलन करते हैं तो आकलन देखने में ये समझ में आता है कि बड़ा ही संतोषजनक रिस्पांस रहा। जो भी हमने परियोजना के अंतर्गत लक्ष्य बनाए थे उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं हम प्राप्त कुछ हद तक किए। तो इसलिए मिलता जुलता अगर हम कह सकते हैं तो इसका संतोषजनक परिणाम देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर समझ में आता है तो विश्व बैंक के द्वारा जो ऋण लिया गया उस ऋण के माध्यम से हम प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उच्च नहीं प्राथमिक शिक्षा या कह सकते हैं उच्चतर प्राथमिक शिक्षा में भी संस्थाओं का आप देखेंगे विस्तार देखने को मिलता है। निर्माण किया गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं विद्यालय खोले गए जहाँ पर पिछड़ी जनजातियों के लोग थे, जहाँ पर बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी विद्यालयों की स्थापना किया गया। तीसरी बात अगर परिणाम देखने को मिलता है तो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, वहाँ पर नामांकन में वृद्धि देखने को मिला। अगर वहीं हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो वहाँ भी मिलता जुलता परिणाम देखने को मिलता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता में भी वृद्धि देखने को मिला, क्योंकि आने वाले समय में अच्छे टीचरों की नियुक्ति की गई, जिसकी वजह से और तकनीकी भी या साधन कह सकते हैं उपलब्ध कराए गए, जिसकी सहायता से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया गया। और एक बात और समझ में आती है कि जो चयनित जनपद थे, जो 10 जनपद हमने बताया था जिसमें वाराणसी, बांदा, बहुत सारे ज़िले 10 के अंतर्गत थे, तो उन जनपदों में आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय रहा हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय रहा हो, वहाँ पर विद्यालयों की स्थापना किया गया और उस विद्यालयों की स्थापना होने के पश्चात वहाँ पर विद्यार्थियों के नामांकन में भी वृद्धि देखने को मिला। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो शैक्षिक सुधार भी बहुत देखने को मिलता है, संरचनात्मक वृद्धि भी देखने को मिलता है। मूल्यांकन की जब बात करते हैं तो मूल्यांकन में भी सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाई गई और ओवरऑल अगर कहा जाए तो बेसिक शिक्षा परियोजना बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ, जिससे कि बहुत अनगिनत कह सकते हैं सुधार देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा प्यारे बच्चों आप लोगों का बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसके अंतर्गत आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताई गई। इसे बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, मैंने उसमें से पूरा सार को लिया है जो संक्षिप्त में रहे, जो आपको समझ में भी आए और ताकि आप अपने एग्ज़ाम में 60 में लिख भी पाएँ। बहुत लंबा चौड़ा बताने का या फिर प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मूलतः चीज़ें पकड़िए कि इसमें क्या क्या कहने या बातें कही गई हैं, जिसको लेकर करके आप लोग अपने एग्ज़ाम में उसको लिख सकें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है बेसिक शिक्षा परियोजना जो है वो ख़त्म हो गया आपका। अब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो चलाया गया है उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अवगत कराएंगे। उसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो संचालित किए गए हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए, वो भी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आगे का जितना भी क्लास है वो सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू क्लास में, तभी आप लोगों को आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी, अन्यथा थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को समझने में होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।